हेलो एंड वेलकम बच्चों टू बैंकिंग के फिफ्थ क्लास में सभी का स्वागत है। अपने सेंट्रल बैंक में घुसे हुए थे, किसमें थे अपने? सेंट्रल बैंक में, ठीक है। सेंट्रल बैंक में हमने फंक्शंस वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। हमने देखा सेंट्रल बैंक का 6 फंक्शन है। आओ एक एक करके दोहराते हैं क्या है। सबसे पहला फंक्शन क्या दिख रहा है? बैंक ऑफ इश्यू। फिर फैब टू द गवर्नमेंट, फैब का फुल फॉर्म याद है? फाइनेंशियल एडवाइजर, एजेंट एंड बैंकर टू द गवर्नमेंट। ठीक है। फैब टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, कस्टडियन ऑफ एफईआर क्या था? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, एंड जीआर था गोल्ड रिजर्व्स। प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस एंड कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। लास्ट डे हमने आई गेस पहला दो कंप्लीट किया था। बैंक ऑफ इश्यू, जहां बताया जाता है सेंट्रल बैंक नोट्स प्रिंट करता है, एंड फैब टू द गवर्नमेंट, जहां आरबीआई गवर्नमेंट को एडवाइस देता है, एजेंट मिडिलमैन की तरह एक्ट करता है, और उसका पर्सनल बैंकर है। आ जाओ, आज अपने बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर से स्टार्ट करेंगे। वी स्टार्ट विथ बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक, इसका मतलब समझ में आता है? व्हाट इज बैंकर्स बैंक? बैंकों का बैंक। कमर्शियल बैंक्स बैंक्स हो गए, उसका भी बैंक कौन है? आरबीआई। हम लोग अकाउंट्स कहां खोलते हैं अपना? कमर्शियल बैंक्स में। कमर्शियल बैंक अपना अकाउंट खोलता है कहां पे? आरबीआई। तो बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर में आपने देखेंगे रोल टूवर्ड्स कमर्शियल बैंक्स। देखेंगे रोल टूवर्ड्स कमर्शियल बैंक्स। और यहां था ना ये फैब टू द गवर्नमेंट। फैब टू द गवर्नमेंट में हमने रोल देखा, रोल टूवर्ड्स गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट में बेसिकली रोल टूवर्ड्स गवर्नमेंट, और थर्ड वाले में है रोल टूवर्ड्स कमर्शियल बैंक्स। आ जाओ कॉपी निकाल लो, लिख लो बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक। जो रिश्ता पब्लिक का कमर्शियल बैंक्स के साथ है, वही रिश्ता कमर्शियल बैंक्स का सेंट्रल बैंक के साथ है। आओ मैं लिखाता हूं, पब्लिक का जो रिश्ता किसके साथ है? बैंक नहीं बोलेंगे बाबू, बी वेरी स्पेसिफिक। कमर्शियल बैंक्स। बैंक मतलब क्या हो गया? कमर्शियल सेंट्रल क्या? बी स्पेसिफिक। पब्लिक कमर्शियल बैंक्स, वैसे ही सेम रिश्ता कमर्शियल बैंक्स का होता है विथ सेंट्रल बैंक। वही रिश्ता कमर्शियल बैंक्स का होता है विथ सेंट्रल बैंक। आ जाओ, चलो ओके आगे बढ़ते हैं। मेरे को बताना हमारा क्या रिश्ता होता है कमर्शियल बैंक्स के साथ, क्या क्या करते हैं उसके साथ हम? पैसा डिपॉजिट करते हैं और लोन लेते हैं। तुम समझ में आ रहा है तुमको? बोलना भी बीच बीच में, ठीक है ना? पैसा डिपॉजिट करते हैं और वहां से अपने लोन भी लेते हैं। पर ये दो काम करने के पहले क्या करते हैं अपने? अकाउंट खुलवाते हैं अपने, है ना? तो ये काम पब्लिक करता है कमर्शियल बैंक्स के साथ। सेम कमर्शियल बैंक्स भी ये तीन काम करेगा किसके साथ? सेंट्रल बैंक के साथ। क्या तीन काम आओ देखते हैं। पहला, ओपनिंग ऑफ अकाउंट। पहला है ओपनिंग ऑफ अकाउंट। कमर्शियल बैंक अपना अकाउंट खुलवाते हैं सेंट्रल बैंक के पास। यहां पे सेंट्रल बैंक एक क्लियरिंग हाउस की तरह एक्ट करता है। एक क्लियरिंग हाउस की तरह एक्ट करता है, इसका मतलब मैं आगे बताऊंगा। सेकंड, डिपॉजिट मनी। कमर्शियल बैंक अपना पैसा सेंट्रल बैंक के पास रखवाता है, ठीक है। इस फंक्शन को अपने बोलेंगे कस्टडियन
ऑफ कैश रिजर्व्स, कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। सेंट्रल बैंक यहां पे कैश रख के रख रहा है, किसका कैश? कमर्शियल बैंक्स का, ठीक है ना। उसका वो कस्टडियन है। लास्ट क्लास बताए थे कस्टडियन का मतलब ओनर नहीं होता है, मान लो सेफ कीपर होता है, गार्जियन होता है, ठीक है। थर्ड, कमर्शियल बैंक्स लोन भी लेते हैं, टेक्स लोन्स। कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक से लोन भी लेते हैं। उस समय सेंट्रल बैंक एक्ट करता है एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। सेंट्रल बैंक एक्ट करता है एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ये तीन फंक्शंस हम लोग देखेंगे बैंकर्स बैंक में। क्या क्या तीन फंक्शन है, दोहराओ मेरे साथ। पहला क्या फंक्शन हो गया? हाँ, उसके बाद क्या लिखा है? क्लियरिंग हाउस। तो पहला फंक्शन हो गया क्लियरिंग हाउस का, सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर ऑल द बैंक्स। सेकंड, कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, कैश वगैरह रख के रखता है सेंट्रल बैंक अपने पास, कमर्शियल बैंक्स का। थर्ड, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। सब बताएंगे गौतम, अभी नहीं बताया जाएगा, समय आने पे सब बताएंगे, अभी लिख लो शांति से। आओ। ओके, बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक का मतलब है कि इट, मतलब आरबीआई, आरबीआई का सेम रिलेशनशिप है कमर्शियल बैंक्स के साथ जो कमर्शियल बैंक्स का है जनरल पब्लिक के साथ। चलो सबसे पहले अपने देखते हैं कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। इसका मतलब होता है ओनर नहीं है, आरबीआई इन पैसों का ओनर नहीं है, रादर क्या होगा? सेफ कीपर होगा। सेफ कीपर होगा, ओनर नहीं होगा इन लोग, रादर सेफ कीपर होगा। याद है कुछ क्लासेस पहले बताए थे एलआरआर क्या था, सीआरआर, एसएलआर कुछ बताए थे। तुम तो क्लास किया नहीं था? किया था वाला क्लास? तुमने किया था ना शायद। तो जिन लोगों को पता है समझ लो, एलआरआर का दो पार्ट था, एक था सीआरआर और एक था एसएलआर। कमर्शियल बैंक्स जो पैसा सेंट्रल बैंक के पास रखवाता है, इन दोनों में से कौन सा था वो? सीआरआर। सीआरआर वो पैसा है जो सेंट्रल बैंक के पास रखवाया जाता है, तो यहां उसी सीआरआर का बात कर रहे हैं। आ जाओ। कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड बाय लॉ। लॉ बोलता है कि कमर्शियल बैंक्स को थोड़ा बहुत उनका डिपॉजिट्स रखना पड़ेगा विद द सेंट्रल बैंक। थोड़ा बहुत उनका डिपॉजिट्स रखना पड़ेगा विद द सेंट्रल बैंक। जैसे बताए थे शायद कि पकड़ लो 1,000 रुपया अपने जमा कर रहे बैंकों में, तो बैंक वाला हो सकता है 200 रुपया रखवा दे किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास। और हो सकता है 300 रुपया अपने पास रखे, बाकी 500 का वो क्या करेगा? लोन पे चढ़ा देगा। परफेक्ट। हाँ, ओके, नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट अपने पढ़ते क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस, कॉपी निकाल लो, मैं कॉपी में ढंग से समझा देता हूं। कम टू क्लियरिंग हाउस। पहला कभी कौन सा पॉइंट पढ़े अपने? कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, वहां हमने क्या पढ़ा कि कमर्शियल बैंक्स अपना थोड़ा बहुत रुपया किसके पास रखवाता है? सेंट्रल बैंक के पास। एक से हाँ, थोड़ा बहुत रुपया रखवाता है सेंट्रल बैंक के पास। अब आते क्लियरिंग हाउस के कॉन्सेप्ट में। लिख लो क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस से कुछ समझ में आता है? मतलब एक ऐसा हाउस जहां पे चीजें क्लियर होती है, मतलब तो यही है। इसका मतलब क्या हो देखते हैं। मान लो ये आरबीआई है,
दिस इज आरबीआई। आरबीआई के पास सारे कमर्शियल बैंक्स का क्या खुला हुआ है? अकाउंट्स खुला हुआ है, ठीक है ना। मान के चलो एग्जांपल लेते छोटा सा एक, कि आईसीआईसी बैंक का अकाउंट खुला हुआ है उसके पास, और मान लो एसबीआई का खुला हुआ है। क्लियर? बहुत सारे बैंक्स हैं पर इन दोनों को लेके चलते हैं हम लोग। दोनों के कैश रिजर्व्स पड़े हुए आरबीआई के पास, वेर आरबीआई इज एक्टिंग एज द कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। मान लो आईसीआईसी बैंक का खुद का बैलेंस है 50,000। खुद का बैलेंस कितना है? 50,000। और एसबीआई का बैलेंस है 20,000। यहां तक क्लियर है? ये दोनों अपना अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं आरबीआई। बाहर में दो बंदे हैं, एक का अकाउंट है आईसीआईसी में और एक का अकाउंट है एसबीआई में, ठीक है। मान लो एसबीआई वाले एसबीआई वाला जो कस्टमर है, वो आईसीआईसी वाले कस्टमर को 5,000 रुपीज दे रहा है। कितना दे रहा है? 5,000। पकड़ लो तुम, तनय, तुम्हारा अकाउंट एसबीआई में और मेरा अकाउंट किसमें है? आईसीआईसी में। तुम मेरे को 5,000 का चेक दे रहा है, तो तुम्हारे में से 5,000 रुपया कटेगा, करेक्ट? और मेरे में ऐड होगा 5,000। चिराग यहां तक समझ में आया? तो ऐसे हर दिन ना जाने कितने बैंक्स के बीच में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, है ना। मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हैपन डेली। बहुत सारा एसबीआई टू आईसीआईसी हो रहा है, बहुत सारा आईसीआईसीआई टू एसबीआई हो रहा है, हर दिन हो रहा है ये सब चीज। समझते हैं अपने ये? तो हर दिन अगर फिजिकली कैश इस बैंक से उस बैंक, उस बैंक से इस बैंक जाए, तो आधा टाइम तो इसी पे वेस्ट हो जाएगा। ये सिस्टम कितना इनएफिशिएंट होगा। तो इससे बचने के लिए आरबीआई क्या करता है समझना, इसके अकाउंट से 5 कट जाएगा, इसके अकाउंट में 5 जुड़ जाएगा, दैट इज ओके, विदाउट एनी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी बिटवीन द बैंक्स। आरबीआई क्या करेगा इसमें समझना, एसबीआई का कितना रुपया पड़ा हुआ है आरबीआई के पास? 20 पड़ा है। यहां पे वो डेबिट एंट्री मार दूंगा। हाँ बोलो। हाँ बोलो। हाँ। अच्छा। कौन सा फाइल? वो तो जो उसका है ना, क्या बोलते हैं ये, तुषार का, उसी में दिखा दे। हाँ हाँ। अच्छा, ब्रोशर बोल रहे हैं क्या? अच्छा, ब्रोशर बोल। लेट्स कंटिन्यू। ओके, आप। हाँ, तो आरबीआई क्या करेगा इसमें,
एसबीआई का जो 20,000 पड़ा था उसमें वो डेबिट एंट्री मार देगा। यहां पता नया बैलेंस क्या हो जाएगा फिर? 15,000। यस, यहां पे नया बैलेंस हो जाएगा 15,000। और यहां पे वो मार देगा क्रेडिट एंट्री। कितना हो जाएगा यहां पे? 55,000। समझ में आ रहा है? बस आरबीआई डेबिट क्रेडिट एंट्री मार दे रहा है। तो उससे दोनों का अपडेटेड बैलेंस दिख गया कि एसबीआई के खुद के अकाउंट में 5,000 कम हो गया है और आईसीआईसी के खुद के अकाउंट में 5,000 बढ़ गया है। अगर आरबीआई ऐसा नहीं करता तो क्या होता? एसबीआई बैंक का जो एम्प्लॉय है उसको जाना पड़ता कहां पे? आईसीआईसी बैंक के पास जाना पड़ता कि ले भाई 5,000 रुपया पकड़, आदर्श नोपानी के अकाउंट में जमा कर दे। कितना हैसल होता हर दिन, ये कितना इजीली काम हो गया। क्लियर है? क्लियरिंग हाउस क्लियर है? आरबीआई एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस। ठीक है पलक, क्लियर है ये? बना लो इसको। तो तुम बनाई भी नहीं थी अभी तक। बनाओ बनाओ फटाफट। तुम टाइम का सही इस्तेमाल किया, बना लिया। ऑनलाइन वालों बना लो इसको। तो कुछ तो करने दो आरबीआई को, सिर्फ नोट छापता है दिन रात वो। है ना? हेक्टिक क्या, इट्स ऑटोमेटेड पूरा। ओके गौतम, थोड़ा फटाफट बनाएंगे फिर आगे बढ़ते हैं। चिराग अभी 2 पॉइंट्स क्या क्या पढ़ चुके हैं अपने? ऑफ कैश रिजर्व्स एंड क्लियरिंग हाउस। वेरी गुड। अब लास्ट बचा है क्या? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। पर खैर इसको मार्क कर लेते फटाफट अपने मटेरियल में, आ जाओ। क्लियरिंग हाउस, सेंट्रल बैंक के पास सारे कमर्शियल बैंक्स का कैश रिजर्व्स है, तो अच्छा खासा कैश पड़ा हुआ रहता है सेंट्रल बैंक के पास। तो इट इज इजियर एंड कन्वीनियंट क्लियरिंग हाउस बनने के लिए। चलो नेक्स्ट। हाँ, क्लेम्स को सेटल करना पड़ता है ऑफ द कमर्शियल बैंक्स ऑन ईच अदर। जैसे अभी आपने देखे सेटल कर रहे थे क्लेम्स दोनों बैंक्स अपने ऊपर। क्या है कि सारे कमर्शियल बैंक्स का अकाउंट है आरबीआई के पास, तो आरबीआई को बस क्या करना होता है? आरबीआई को बस डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री मारना होता है उनके अकाउंट्स में। इससे सारा काम आसान हो जाता है। अब समझ लो, ऐसे करते करते एसबीआई का जीरो हो गया खाता में, तब और जमा करेगा एसबीआई। आरबीआई वार्निंग देगा उन लोगों की भाई तुम जमा करो कैश, तो एसबीआई आरबीआई के पास और कैश जमा करेगा। दिस इज द थिंग। नेक्स्ट आओ, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट में। हाँ प्रेक्षा, मैं भी क्लास में हूं, मैं बाद में बात करता हूं। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यू नो व्हाट्स अ लास्ट रिसोर्ट? एंड वेकेशन मोड में मत जाओ। लास्ट रिसोर्ट, बर्बादी नहीं, आखिरी उम्मीद। तुम्हारे बर्बादी में तुम्हारा जो आखिरी उम्मीद होता है वो होता है लास्ट रिसोर्ट। जैसे अपने भगवान को नहीं मानते बहुत लोग, पर जब लाइफ में बहुत कठिनाइयां होती है तब भगवान के पीछे जाते हैं। तो भगवान हमारे हो जाते लास्ट रिसोर्ट, आखिरी उम्मीद, फाइनल ट्रम्प कार्ड। अरे बाप रे। ठीक है, तो लास्ट रिसोर्ट क्या हो गया? आखिरी उम्मीद। तो कौन किसका आखिरी उम्मीद होता होगा यहाँ पे? कमर्शियल बैंक का सेंट्रल बैंक आखिरी उम्मीद होता होगा। आज पकड़ लो कमर्शियल बैंक खुद बैंकरप्ट हो जाए, सोचो बैंक हो गया बैंकरप्ट, तो वो किसके पास जाएगा हाथ फैलाने? आरबीआई के पास कि भाई मेरे को हेल्प कर दो, हेल्प कर दो मेरे को। तो आरबीआई कैसे हेल्प करेगा इनको? पैसा लेंड करके। तो आरबीआई क्या बन गया यहाँ पे? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। इसको अपने बोलते हैं सेवियर, मेसिया। लास्ट में तुम इसके पास ही जाओगे, तुमको जरूर हेल्प करेगा ये। ठीक है, आओ। कोई भी कंट्री का कोई भी सेंट्रल बैंक होता है ना, ये उसका एब्सोल्युटली एसेंशियल फंक्शन होता है। क्या होता है बताओ?
एब्सोल्युटली एसेंशियल फंक्शन होता है। इसका एक लैटिन फ्रेज है सिने क्वा नॉन। द लैटिन फ्रेज इज सिने क्वा नॉन। जैसे हिंदी इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम संस्कृत, वैसे इंग्लिश इज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स। क्या वर्ड दिख रहा है यहां पे? सिने अल्कोहल, सिने क्वा नॉन, सेम। चलो क्या करता है ना यहाँ पे, जब कमर्शियल बैंक्स हैव एग्जॉस्टेड देयर रिसोर्सेज, कमर्शियल बैंक्स बोले तो बैंकरप्ट हो गया एंड उसको फंड्स चाहिए, तो किसके पास जाएगा वो? सेंट्रल बैंक के पास, टू टाइड ओवर देयर फाइनेंशियल क्राइसिस, टू हेल्प द बैंक ओवरकम द फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, आ जाओ। सेंट्रल बैंक कैसे हेल्प करता है? सेंट्रल बैंक कैसे हेल्प करेगा? दो तरीकों से हेल्प करता है। अपने याद है पढ़े थे डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन करता था डिस्काउंटिंग? कमर्शियल बैंक करते थे। अगर कमर्शियल बैंक को अपने ही बिल को डिस्काउंट करवाना है, तब वो जाएगा फिर सेंट्रल बैंक के पास। समझो, पब्लिक को डिस्काउंट करवाना था अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, किसके पास गया था? कमर्शियल बैंक के पास। अब कमर्शियल बैंक को भी पैसा चाहिए तुरंत, तो कमर्शियल बैंक उसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज को किसके पास रीडिस्काउंट करवाएगा? आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास। तो आरबीआई कैसे हेल्प करता है? यहां री लिख लेना, डिस्काउंटिंग नहीं, रीडिस्काउंटिंग। अप्रूव्ड सिक्योरिटीज काट दो, रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यहां वन लिख लो। और दूसरा क्या है? कोलैटरल लोन्स। दूसरा है कोलैटरल लोन्स। यू नो व्हाट इज कोलैटरल लोन्स? यस, कुछ गिरवी रखवा के लोन देना। तो ये बैंक वाले क्या कुछ सामान, कुछ एसेट गिरवी रखवा के आरबीआई से लोन लेते हैं। ठीक है, तुम क्या हंस रहे हैं? सर बैंक के पास क्या सामान होता मतलब अपना ब्रांच हो गया, या उनका जो बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स होता है, वो सबको प्लेज करवाते थे, गिरवी करवाते थे। जैसे पकड़ लो आईसीआईसी बैंक है, आई एम ऑलमोस्ट बैंकरप्ट, पर मेरा 5 करोड़ का शेयर्स खरीदा हुआ है कोई दूसरे कंपनी में, तो वो 5 करोड़ का शेयर्स हम क्या करेंगे? आरबीआई के पास गिरवी रखवा देंगे। तुम लास्ट टाइम भी शायद पूछी थी ऐसा कुछ, कि अपने बेच ही देते सामान, अपने लोन क्यों लेंगे? तुम पूछी थी ये चीज, गोल्ड में पूछी थी। तो हम बोले थे कि देखो आज गोल्ड ज्वेलरी जो शादी में मिलता है अपने को, गोल्ड ज्वेलरी, हाँ बोले थे ना ऐसा कुछ, कि अगर अपने उसको बेच देंगे ना, तो फिर हमको जो इमोशनल अटैचमेंट है उसके साथ वो नहीं रह पाएगा। दैट इज समथिंग दैट वी वैल्यू। इससे बढ़िया लोन चाहिए तो अपना गोल्ड ज्वेलरी को गिरवी रखवा दो, 2 साल में लोन चुका के अपना ही खुद का गोल्ड ज्वेलरी रिटर्न ले लो, तो अपना ही सामान अपने पास आ गया, है ना? बेचने जाएंगे तब तो वो जो हमें हमको मिला है शादी में, वो बचेगा नहीं हमारे पास। राइट? क्लियर है यहां तक? तो कमर्शियल बैंक का एक लौता भगवान कौन है? आरबीआई, विच एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ये इसका कैसा फंक्शन है रे? एब्सोल्युटली एसेंशियल फंक्शन, जिसका लैटिन वर्ड क्या था? सिने क्वा नॉन। आरबीआई हेल्प करता है दो तरीकों से, या तो वो तुम्हारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या करेगा? रीडिस्काउंट कर देगा, तुम्हारा मतलब कमर्शियल बैंक्स का, या तो वो क्या करेगा? कोलैटरल लोन्स देगा। तने क्लियर है यहां तक? तो यहां आपने पढ़ लिए बैंकर्स बैंक। नेक्स्ट अपने आते हैं सुपरवाइजर में। कम टू सुपरवाइजर। इसी बात पे आओ, डेफिनेशन रिवाइज करते हैं अपने सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक रेफर्स टू क्या था? एपेक्स इंस्टीट्यूशन दैट, निमोनिक था एक, दैट कॉर्ड्स। Central bank refers to an apex institution that courts the entire banking structure of an economy. Courts का मतलब बताए थे हम, controls, operates, regulates, directs, courts। तो अभी अपने सुपरवाइजर का पार्ट पढ़ने वाली है। सुपरवाइजर में क्या है? सी और आर आएगा। क्या क्या आएगा बोलो? कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स। आ जाओ। ओके, तो एज ए सुपरवाइजर, सुपरवाइजर समझते हो कौन होता है? हेड होता है। सारे बैंक्स का ओनर नहीं आरबीआई, पर सारे बैंक्स के ऊपर वॉच रखता है। आज तुम लोगों के ओनर्स
तुम्हारे स्कूल के क्लास टीचर्स नहीं है, पर क्लास टीचर्स क्या करते हैं तुम्हारे ऊपर? वॉच रखते हैं ना, दे आर वॉच डॉग्स, सुपरवाइजर्स होते हैं उन लोग। वैसे आरबीआई वॉच डॉग है किसका? कमर्शियल बैंक्स का, सुपरवाइज करता है। सी और आर, देखो सी और आर आ गया, कॉर्ड्स का सी और आर। आरबीआई कंट्रोल बना के रखता है कैसे? बैंक्स का पीरियोडिक इंस्पेक्शन करके। यू नो व्हाट इज पीरियोडिक इंस्पेक्शन? थोड़े थोड़े टाइम पे उन लोग का खाता चेक करता है कि कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे उन लोग, क्या है क्या नहीं है। इसको अपने टेक्निकल लैंग्वेज में ऑडिटिंग बोलते हैं। वी कॉल दिस ऑडिटिंग। आगे सीए वगैरह कुछ करोगे तो ऑडिटिंग वर्ड सुनने में आएगा। जैसे एक बार आरबीआई ना अचानक से पेटीएम, पेटीएम का भी बैंक है पता है? पेटीएम का भी बैंक है, वो ऐप में ही चलता है, बस कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है उसका। तो 3-4 साल पहले आरबीआई पेटीएम का बैंक बंद करने को बोल दिया उसको। क्यों? बिकॉज पेटीएम फ्रॉड कर रहा था। पेटीएम में पाया गया कि होता ना पैन कार्ड, एक पैन कार्ड के थ्रू 130 अकाउंट खुला गया है। समझ रहे हो? मतलब अपने 5-6 लोग हैं, अपने पेटीएम अकाउंट खुला रहे यूजिंग द सेम पैन कार्ड, सेम आधार कार्ड, मतलब पकड़ लो। तो पेटीएम ऐसा होने क्यों दिया? फ्रॉड काम हुआ। तो ऐसी आरबीआई क्या पीरियोडिक इंस्पेक्शन करता है बैंक्स के ऊपर, कुछ फ्रॉड दिखता है तो वार्निंग देता है या पेनल्टी काटता है या बैंक की बंद कर देता है, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी। चिराग क्लियर है? नेक्स्ट, रेगुलेट करता है बैंक्स को। बैंक्स के रेगुलेशन का मतलब है कि हम बैंक बनने देंगे कि नहीं, हम उसका नया ब्रांच बनने देंगे कि नहीं, हम उस बैंक को बंद करवा देंगे कि दो बैंक्स को मर्ज करवा देंगे। इसको अपने क्या बोलते हैं? रेगुलेशन ऑफ बैंक्स। क्या क्या है देखो, लाइसेंसिंग, ब्रांच एक्सपेंशन, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, मर्जिंग, वाइंडिंग अप एटसेट्रा। आरबीआई लाइसेंसिंग करता है बैंक्स का, इसका मतलब समझ में आया? हाँ हाँ, आज मेरे को बैंक खोलना है तो हम इस सेंटर का एक रूम को बैंक में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरे को पहले आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा, वो लाइसेंस नहीं देगा तो आई विल बी अ फ्रॉड बैंक इफ आई ओपन अ बैंक। दूसरा, ब्रांच एक्सपेंशन, कहीं ब्रांच खोलना है तो परमिशन लेना पड़ेगा। लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, कोई बड़ा बड़ा मेरे को अपना एसेट बेचना है तो भी मेरे को उससे परमिशन लेना पड़ेगा। मर्जिंग समझ में आता है? हाँ, दो बैंक्स को मर्ज कर देना ताकि एक बड़ा बैंक बने। वाइंडिंग अप, बंद कर देना बैंक को। बैंक अगर प्रॉफिट नहीं कमा रहा है काफी समय से तो बंद करने का भी कुछ ना कुछ प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है, उसमें भी आरबीआई काम करता है। ऐसे ही तुम बैंक बंद नहीं कर सकते हो। तुम्हारे बैंक में लाख लोगों का डिपॉजिट्स पड़ा हुआ है, तुम बोल रहे हो कल से बैंक बंद कर दिया, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। उसका भी प्रोसेस होता है प्रॉपर। तो ये होता है उसका सुपरवाइजर प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट, ये काम का नहीं है, बस ये वाला पार्ट काम का है, फॉर एमसीक्यू। फॉर एमसीक्यू, हाँ बच्चों फॉलो करना। आपने देखे थे ना आरबीआई एक्ट्स एज द कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, देखे थे ये चीज। अब ये जो कैश कमर्शियल बैंक रखवाता है, किसके पास रखवाता है? आरबीआई के पास। इसमें कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट नहीं मिलता है। समझो मतलब क्या है कि यहां जो आपने देखे थे क्लियरिंग हाउस, आईसीआईसी का बैलेंस कितना था इनिशियली? 50,000 था, एसबीआई का 20,000 था, आरबीआई के पास रखवाया हुआ है। इसमें इन लोग को आरबीआई कोई इंटरेस्ट नहीं देता है, कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। वहीं अगर आईसीआईसी बैंक ये 50,000 बाहर में अगर पब्लिक को लोन दिया होता तब अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता ना, यहां पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है इन लोग को, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ना कि कैश रखवाना ही पड़ेगा आरबीआई के पास, दिस इज नॉट फेवर्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। दे डू नॉट लाइक टू डू इट, बट दे हैव टू डू इट। व्हाई? बिकॉज आरबीआई हेड है, वो जो रूल बनाएगा वो मानना ही पड़ेगा। हाँ, तो ये जो रिजर्व सिस्टम है ना, रिजर्व सिस्टम, ये रिजर्व रखो आरबीआई के पास, इट इज नॉट फेवर्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स, इट इज नॉट फेवर्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। क्यों?
Because they do not have any interest. They do not carry any interest. They do not carry any interest. बोलो क्लियर था ये? सिर्फ एमसीक्यू में आ सकता है कि कमर्शियल बैंक जो रुपया रखवाते हैं सीआरआर के हिसाब से, उसमें कोई इंटरेस्ट आता है कि नहीं? नहीं मिलता इंटरेस्ट। मतलब कुछ पूछना है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपने एक बड़ा टॉपिक खत्म कर लिया अभी, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक में 3 फंक्शंस बताओ तो क्या थे? पहला कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, दूसरा क्लियरिंग हाउस, और तीसरा लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। और एज अ सुपरवाइजर आरबीआई कॉर्ड्स का सी एंड आर करता है। क्या हो गया वो? कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स। कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स। हाँ हाँ दिया। blue.com से 899-274। चलो ओके नेक्स्ट। कस्टडियन ऑफ क्या क्या बताए थे? एफईआर एंड जीआर। एफईआर का मतलब क्या था? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। भर भर के आरबीआई के पास डॉलर्स पड़ा हुआ है, और भर भर की जीआर मतलब गोल्ड रिजर्व्स पड़ा है। कोई आइडिया है आरबीआई के पास कितना डॉलर्स पड़ा होगा उसके तिजोरियों में? बताओ कितना डॉलर्स लगता पड़ा होगा? मिलियंस में, बिलियंस में, ट्रिलियंस में, क्वाड्रिलियंस में? बिलियंस में होगा। 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन। कितना बिलियन सोचो? बिलियंस में, दैट इज करेक्ट। बिलियंस ऑफ डॉलर्स आरबीआई हैव गॉट। 3 बिलियन, 7-8 बिलियन। वाह वाह। 300 बिलियन। उन्हें अलग ही बोलना पूरा एकदम। एक और मौका देते हैं, बोलो। बच्चा लोग, इतना बिलियन है उसके पास। कितना? इतना। कितना? इतना। कितना? इतना बिलियन डॉलर्स है आरबीआई के पास। 600 बिलियन डॉलर्स है। 600 बिलियन डॉलर्स। देखते तो भाई एलॉन मस्क के पास कितना है। बड़ा अपने आप को रिच बंदा बोलता है ना, रिचेस्ट बंदा। फिर तुम 100 में भी आ गई थी। तो सो व्हाट? अरे भाई यूएसडी में कितना दिख रहा है? 350 दिख रहा है ना? बोलता रिचेस्ट है। हाँ, आरबीआई फेल कर देगा इसको। आहा, ओह। वर्ल्ड बैंक आरबीआई बी अ रिच स्पॉइल्ड ब्रैट ऑफ इंडिया। 1 ट्रिलियन इज क्लोज टू 600 बिलियन। सोचो इतना पैसे वाले आरबीआई, बताओ इतना पैसे वाला है। ये बात तुम मजे का की हो ना? ये बात तुम मजे का की हो। ए बाबा रे, वर्ल्ड बैंक डज नॉट होल्ड फॉरेन रिजर्व्स। तुम गरीब आदमी है ये। ठीक है, आओ। समझ में आया ना? 600 प्लस बिलियन डॉलर्स है आरबीआई के पास। इलॉन मस्क क्या है, 2 इलॉन मस्क खड़ा कर देगा ये। आ जाओ। कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, सॉरी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड गोल्ड रिजर्व्स। ओके, सबसे पहला चीज, there is centralization of foreign exchange transactions. Do you know what is centralization word? एक होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन का मतलब है एक सुप्रीम पॉइंट होता है, वहीं से सारा चीज पूछना होता है सबको। समझ में आया? एक ही बॉस है, सारा काम उससे पूछ के होगा। क्लियर है ये चीज? दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन।
नाउ व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? एरो को उल्टा कर दो, एरो को उल्टा कर दो, ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। यहां पे सारा काम एक मेन आदमी को पूछ के नहीं करना होता है, खुद का बुद्धि भी यूज कर सकते हैं। थिंक अबाउट वेस्ट बंगाल, यहां सारा काम ममता दीदी से पूछ के नहीं होगा। रोड बनाना है, पकड़ लो इस गली का रोड बनाना है, तो ममता दीदी से पूछ के बनाया जाएगा क्या रोड? नहीं। यहाँ का जो म्यूनिसिपालिटी है उससे पूछ के बनाया जाएगा रोड। हर काम ममता दीदी को पूछ के नहीं होगा। तो बताओ ये सिस्टम क्या बोले हम, सेंट्रलाइज्ड है कि डिसेंट्रलाइज्ड है? डिसेंट्रलाइज्ड है। आज सेंटर में सारे टीचर्स अगर मेरे से पूछ के सारा काम करे तब वो क्या होगा? सेंट्रलाइज्ड होगा। समझ में आ गया? तो आरबीआई क्या बना के रखा है कॉन्सेप्ट? देयर इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ कैसे ट्रांजैक्शंस? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। पकड़ लो मेरे को यूएसडी खरीदना है, तो मेरे को किससे खरीदना होगा? नहीं, आरबीआई से नहीं खरीदना होगा। आरबीआई नेवर डील्स विद द पब्लिक। क्या सिस्टम में बताते हैं, हम तो अपने बैंक के पास जाके वहां से खरीद सकते हैं। बैंक के पास डॉलर्स कहां से आएगा? आरबीआई के पास से आएगा। आरबीआई को सब पता है कि देश में किस किस एंटिटीज को वो कितना डॉलर्स दिया हुआ है। समझ में आया? आरबीआई की लाइसेंस बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं जहां से जाके अपने एक्सचेंज करा सकते हैं, और उनके पास सारा फॉरेन करेंसी कहां से आता है? आरबीआई के पास से आता है। और जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं ना उन लोग, उसका डिटेल्स आरबीआई के पास जाता है कि इस बंदे ने इसका पैन कार्ड ये है, आधार कार्ड ये है, इतने इतना एक्सचेंज करवाया था। तो सारा काम आरबीआई की निगरानी में होता है। क्लियर है यहां तक? देयर इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। ठीक है, आ जाओ। मतलब क्या है? ऑल all foreign exchange transactions are routed through the central bank। चिराग ठीक है? ये routed through the central bank, चाहे वो रिसीट्स हो चाहे वो पेमेंट्स हो। गवर्नमेंट ऐसा क्यों करता है? ताकि रिस्टोर कर सके इक्विलिब्रियम इन बॉब, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये लाइन को भी एकदम इग्नोर मार दो, सोचो पढ़ाई नहीं है लाइन। एक चैप्टर आएगा इसी बुक में है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बोल के एक चैप्टर, वहां समझाएंगे ये चीज। अभी एकदम इग्नोर मार दो उसको, बस मार्क कर लो तो ठीक है। नेक्स्ट, आरबीआई हेल्प करता है टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। यू नो व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? एक डॉलर कितना रुपीस देता है? $1 पता कितना चल रहा है मोटा मोटी? 85 रुपीज के आसपास, 85 रुपीज के आसपास। तो इसी पूरे सिस्टम को अपने क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो आरबीआई चाहता है कि इसको क्या किया जाए? मेंटेन किया जाए, इसको स्टेबल रखा जाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि अचानक से $1 100 हो जाए, या अचानक से $1 60 रुपीज हो जाए। दोनों एंड्स में प्रॉब्लम है किसी ना किसी के साथ। आरबीआई नहीं चाहेगा ऐसा कुछ। आरबीआई चाहता है जहां आपने मौजूद है मोटा मोटी वहीं फ्लक्चुएट करे थोड़ा बहुत बस। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट। हाँ, सही सोची हो तुम ये चीज। सर बट आरबीआई के लिए सही नहीं होगा क्योंकि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज है। हाँ, तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा आईएनआर के हिसाब से। देखो, हर चीज का दो पहलू होता है। नॉर्मली तुम मान सकती हो, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम मान सकती हो कि ये बढ़िया है। तुमको हो सकता है यूएस जाने का मन करे, तो तुमको अगर डॉलर्स खरीदना है तो पहले $1 खरीदने के लिए तुम कितना रुपए देती? 85। अब वही डॉलर खरीदने के लिए तुम कितना रुपए दे रही हो? 60। तो कम रुपए दे रही हो फॉर ईच डॉलर यू आर गेटिंग। तो तुम्हारे लिए बढ़िया है ये चीज, तुम उस पॉइंट से देख रही हो। पर बाकियों के लिए उतना बढ़िया नहीं होगा। एक्सपोर्टर्स होते, इंपोर्टर्स होते, उनके लिए बढ़िया नहीं होगा। एक तो वो बोली थी आरबीआई के लिए खुद के लिए बढ़िया नहीं होगा। आरबीआई के पास अगर $100 पड़ा है मान लो रिजर्व्स में, तो कितना रुपया पड़ा उसके पास देखा जाए तो? 8,500 है। पर अगर ये काम हो जाएगा तो 6,000 हो जाएगा उसके पास। तो वो खुद उसको नुकसान बोलेगा अपना, वो है ना। अब इसका प्रॉपर रीजन क्या है वो जानेंगे अपने फॉरेन एक्सचेंज रेट के चैप्टर में। वो भी इसी बुक में चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है वो। ठीक है, ओके। अब सेंट्रल बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया हम लोग को एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रूपी को स्टेबल रखना है। बेसिकली ये दोनों सेम पॉइंट ही हो गया, बेसिकली सेम पॉइंट ही हो गया। समझते हो व्हाट इज एक्सटर्नल वैल्यू?
रुपया का बाहर में क्या औकात है, लोग कितना रुपया को वैल्यू देते हैं, लाइक वर्ल्ड ओवर में बताओ कौन सा करेंसी का सबसे ज्यादा औकात है, डॉलर्स का, तुम नहीं बोला। सर वो कतर का वो उसका भी तो 265 कुछ है। अच्छा वैसे सोच रहा है क्या तुम भी सही सोच रहा है, पर इज्जत करते सबसे ज्यादा लोग किसका, डॉलर्स का, बिकॉज सारा ट्रांजैक्शंस किस में होता है, डॉलर्स में होता है। डॉलर्स हो गया, पकड़ लो ग्लोबल करेंसी। आज पाकिस्तान को तजाकिस्तान के साथ ट्रेड करना है, तो वो लोग डॉलर्स के माध्यम से कर लेंगे। ऐसे देखा जाए तो सबसे पावरफुल करेंसी है वर्ल्ड का CHF, नो सुना भी नहीं होगा, स्विस फ्रैंक्स। स्विस फ्रैंक्स कौन सा कंट्री का लगता है ये, स्विट्जरलैंड का। सबसे सिक्योर्ड करेंसी है, और लोग अगर अपने पास रोकड़ा जमा करते हैं, बड़े बड़े रिच पीपल, तो वो CHF में करते हैं, डॉलर्स में भी नहीं करते वो, बिकॉज डॉलर्स का वैल्यू खत्म होता रहता है दिन पर दिन, पर CHF का वैल्यू खत्म नहीं होता है। क्या नोट है इसका बना हुआ, उफ, माने कलाकारी दिखता है इसका नोट, पेंटिंग्स है उसमें बढ़िया बढ़िया। सबसे सिक्योर्ड करेंसी माना जाता है। लुक है इसका, उफ, ऐसे करके रहेगा ये। ऐसे समझ नहीं आएगा, कहाँ गया सारा फोटोज इसका। हाँ, सोचो, इसका पहला बात है, इसका फ्लैट करेंसी देख रहे हो, फ्लैट करेंसी है ऐसे करके, बहुत बढ़िया करेंसी है इसका। इसको डिजाइनिंग अवार्ड में सबसे बेस्ट पुरस्कार मिला गया। इसका ही तो आगे का है, इसका बैक साइड भी बहुत बढ़िया है। चलो ओके, हम तो जमा करते हैं ना नोट्स वगैरह। आई हैव करेंसी नोट्स ऑफ मोर देन 60-70 कंट्रीज। मेरे को बहुत शौक है सब जमा करने का, कबाड़ी वाले है ना। डैम इट्स ब्यूटीफुल। चलो ओके, आ जाओ। नेक्स्ट, दो फंक्शंस बचा है अपना, एक है प्रमोशनल डेवलपमेंटल फंक्शंस और एक है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। देखो आरबीआई का एक नैरो माइंडसेट है, एक ब्रॉड माइंडसेट है। नैरो माइंडसेट क्या है समझना, आरबीआई चाहता है बैंकिंग सेक्टर प्रमोट हो। आरबीआई शहंशाह किसका है, बैंकिंग सेक्टर का। आरबीआई हेड किसका है, बैंकिंग सेक्टर का, तो वो चाहेगा आगे क्या बढ़े, बैंकिंग सेक्टर। क्लियर, ये उसका नैरो माइंडसेट है कि वो सिर्फ बैंक पे फोकस कर रहे हैं। और उसका साथ ही साथ एक ब्रॉड माइंडसेट भी होगा कि वो चाहेगा पूरा देश डेवलप हो। क्या लिखा हुआ है यहां पे, प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस। बोलो क्या चाहता है वो, क्या प्रमोट हो, बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग स्ट्रक्चर प्रमोट हो, साथ ही साथ वो क्या चाहेगा, क्या डेवलप हो, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये इसका ब्रॉड माइंडसेट है। क्लियर है ये चीज, आ जाओ, यहां लिख लो नैरो, और यहां लिख लो ब्रॉड, वहां लिख लो नैरो, यहां लिख लो ब्रॉड। आरबीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रमोट करे अ स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम, देश में बैंक्स को स्ट्रॉन्ग बनाए। जैसे यूपीआई जो निकाला आरबीआई, काबिले तारीफ है। माने फॉरेनर्स लोग हैरान हैं कि यूपीआई का कॉन्सेप्ट कैसे इंडिया निकाल लिया, उनके अभी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, सोचो। साथ ही साथ उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। बैंक्स को बनाओ पावरफुल, साथ में कंट्री को बनाओ पावरफुल, ठीक है। कंट्री को पावरफुल कैसे बना सकते हैं हम लोग, आरबीआई बनाता है डेवलपमेंट बैंक्स, आरबीआई बनाता है डेवलपमेंट बैंक्स, जिन लोग फंड्स प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, अदर सेक्टर्स के लिए। क्या, वेरी गुड, अरे पढ़ियो नाबार्ड के बारे में, गुड।
तो इन लोग ऐसा ऐसा बैंक्स बनाता है जो लोन प्रोवाइड करे इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल सेक्टर को, ताकि फार्मर्स कम सुसाइड करे। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट आओ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में। छोटा धमाका है भैया, छोटा देख के सोचना मत कि नहीं आएगा ये पॉइंट एक्चुअली ये है। The sixth point, the controller of credit part, is actually this last topic. This last topic. वाह, आ जाओ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट में, निकाल लो कॉपी, निकाल लो कॉपी, लिख लो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, लिख लो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। आ जाइए सभी, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। एक बार बता दो, रिवाइज कर लेते हैं। वो 6 फंक्शंस क्या क्या थे आरबीआई के? पहला फंक्शन क्या था? बैंक ऑफ इश्यू। दूसरा, फैब टू द गवर्नमेंट। तीसरा से अपने आज पढ़ना स्टार्ट किए थे, तीसरा था बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। पलक ठीक है? बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। फोर्थ, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड गोल्ड रिजर्व्स। फिफ्थ अभी देखिए, नैरो एंड ब्रॉड वाला क्या था? प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस। और लास्ट अभी देखेंगे, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लोन। इंडिया में कौन लोन देता है हम सबको? कमर्शियल बैंक्स लोन देता है, कमर्शियल बैंक्स। आरबीआई हमको लोन नहीं देता है, पर आरबीआई क्या करता है? उस चीज को कंट्रोल करता है कि कितना लोन जाना चाहिए लोगों के पास, किस इंटरेस्ट रेट पे जाना चाहिए, ये सब सब तय कौन करता है? आरबीआई। तुम्हें पता है जापान में क्या हाल है? एफडी पता ना क्या होता है? इंडिया में फिक्स डिपॉजिट, इंडिया में अपने एफडी कराते बैंक्स के पास, तो अपने को इंटरेस्ट मिलता है ना? कितना के आसपास मिलता होगा? 7 से 8% के आसपास अपने को इंटरेस्ट मिलता है। अपने 1000 रुपए रखवाए 1 साल के लिए, 1 साल में कितना हो जाएगा? 1070 हो जाएगा, 7%। ठीक है ना? अब जापान का बात करते हैं। जापान में अगर तुम लोग 1000 रुपए जमा करोगे तो वो 990 रुपया हो जाएगा। 1 साल में कितना हो जाएगा वो? 990 रुपया हो जाएगा। इंटरेस्ट लोग खा जाता है, दे गिव नेगेटिव इंटरेस्ट। वहां के बैंक्स दे गिव नेगेटिव इंटरेस्ट। जमा कराए। क्यों करता है उन लोग ऐसा? बिकॉज उन लोग बोलता है हमारे पास बहुत पैसा पड़ा है ऑलरेडी, हमसे कोई लोन ही नहीं ले रहा है, और आप और जमा करोगे बैंक में पैसा तो हम आपको इंटरेस्ट कहां से कमा के देंगे? हमसे तो खुद ही कोई लोन नहीं ले रहा है, तो आपको जमा करनी है तो जमा करिए, हम आपसे पैसा लेंगे उसके बाद। हाँ, सेफ गार्ड के लिए हम पैसा लेंगे आपसे। तो लोग पकड़ लो, -1% इंटरेस्ट रेट देता है, ऐसा कुछ। मैंने वर्ल्ड में, तुम लोग समझेगा ना वर्ल्ड का न्यूज क्या हाल है, पागल हो जाओगे सब। आ जाओ, ओके। नेवर गोइंग टू जापान अगेन। भाई कितनी बार चला गया तुम जापान? ठीक है, आओ। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट कौन है? आरबीआई। आरबीआई है। 5 टाइम्स, ठीक है। आरबीआई है। आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है घटाना है सब एक पॉलिसी में लिखता है। कुछ पॉलिसी का नाम बताए थे क्या पहले? फिस्कल पॉलिसी था, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाता है। आरबीआई कौन सा पॉलिसी बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी। ऐसा कुछ बताए थे कि नहीं? नहीं बताए थे क्या? तो यहां लिख लो, आरबीआई एक पॉलिसी बनाता है जिसका नाम है मॉनेटरी या फिर क्रेडिट पॉलिसी। आरबीआई एक पॉलिसी बनाता है, उसका नाम है, क्या नाम है भाई उसका? मॉनेटरी या फिर क्रेडिट पॉलिसी।
ब्याज कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है, कितना लोन देना है, नहीं देना है, सारा बात इसमें लिखा रहेगा। चिराग क्लियर है ये? आरबीआई के पास दो वेपन्स है। आओ अब मेन पार्ट आ रहा है इसका। आरबीआई के पास दो मेन वेपन्स है, दो मेन हथकंडे हैं जिससे वो इन्फ्लुएंस कर सकता है क्रेडिट को। पहला लिख लो क्वांटिटेटिव, पहला लिख लो क्वांटिटेटिव, दूसरा लिख लो क्वालिटेटिव। पहला लिख लो क्वांटिटेटिव, दूसरा लिख लो क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव हैज टू डू विथ नंबर्स, क्वालिटेटिव हैज टू डू विथ क्वालिटी। सिंपल बात। क्या होता है समझना, क्वांटिटेटिव मेथड्स वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को इन्फ्लुएंस करता है। किसको इन्फ्लुएंस करेगा? वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। से फॉर एग्जाम्पल, देश में एक साल में देश में टोटल लोन जाना चाहिए 10 लाख। लाखों लोग लोन ले, मिलाकर लोन कितना जाएगा एक साल में? 10 लाख। तो आरबीआई यहां पे क्या सेट कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, कि इतना पैसा बहना चाहिए, इससे ज्यादा पैसा नहीं बहेगा। मतलब समझ में आएगी? इससे ज्यादा बह नहीं सकता है, नहीं तो वो केस कर देगा बैंक्स के ऊपर। पर बैंक 10 लाख। पर बैंक नहीं, मान लो पूरा क्रेडिट देश में एक साल में पूरा लोन जो ही बैंक दे मिला जुला के 10 लाख जाना चाहिए। हम छोटा अमाउंट पकड़ रहे हैं, ऐसे तो 1 लाख करोड़ तक जाता है, हमें 10 लाख ही पकड़ रहे हैं। आरबीआई डेटा देता है उनको, आरबीआई के पास डेटा आता है, वो सारे बैंक से शेयर करता है। समझ गई? 10 लाख तो बहुत छोटा अमाउंट बताए हम, एक्चुअल में तो 1 लाख करोड़ तक जाता होगा, क्या पता। ठीक है? तो ये वॉल्यूम ऑफ लोन जो है, जो मैक्सिमम लिमिट है, पकड़ लो कौन सेट करता है? ये आरबीआई। इस हथकंडे का नाम क्या है? क्वांटिटेटिव मेथड। क्लियर? क्वालिटेटिव ऑन द अदर हैंड shows the direction. Qualitative on the other hand shows the direction. Shows the direction. Direction मतलब कि पकड़ो 10 लाख रुपया सेट हो गया ना, अब उसमें से आरबीआई बोलता है कि 3 लाख जाना चाहिए फार्मर्स के पास। तो आरबीआई क्या सेट कर रहा है? डायरेक्शन सेट कर रहा है। वॉल्यूम सेट हो गया था जब वो बोला कि ओवरऑल 10 लाख लोन जाएगा, और डायरेक्शन कैसे, क्या बोले हम, कि उस 10 लाख में से फार्मर के पास 3 लाख जाना चाहिए, होम लोन के लिए क्या पता 2 लाख जाना चाहिए, 5 लाख हो सकता है कंज्यूमर जो आइटम्स खरीदते हैं लैपटॉप फोन वगैरह, उसमें 5 लाख जाना चाहिए। तो जब आरबीआई डायरेक्शन सेट करता है, वो कौन सा हथकंडा यूज कर रहा है? क्वालिटेटिव। बोलो समझ में आया ये चीज? ओवरऑल, ओवरऑल लिमिट अगर सेट करता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? क्वांटिटेटिव। और अलग अलग सेक्टर्स का लिमिट सेट करता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? क्वालिटेटिव। तो नहीं समझ में आएगी? आओ मैं दो कीवर्ड्स और देता हूं। क्वांटिटेटिव टॉक्स अबाउट अवेलेबिलिटी, availability and cost. Quantitative talks about availability and cost. Availability का मतलब कितना लोन मैक्सिमम जा रहा है। क्लियर? जैसे 10 लाख एग्जांपल दिए ना। व्हाट अबाउट द कॉस्ट? कॉस्ट का मतलब क्या? इंटरेस्ट रेट। आरबीआई सेट करता है मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट जो आप चार्ज कर सकते हैं। ऐसे तो हो सकता है आप 100% चार्ज करो, लोन दे रहे हो 50,000, आदमी से मांग रहे हो 1 लाख। आरबीआई मैक्सिमम लिमिट सेट करता है। ठीक है? तो बोलो क्वांटिटेटिव में मैंने 3 कीवर्ड्स बताया, क्या है 3 कीवर्ड्स? वॉल्यूम, फिर अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट। क्वालिटेटिव का भी मैं 2 कीवर्ड और दे देता हूं, लिख लो यूज फ्लो। यूज फ्लो, आ जाओ। यूज एंड फ्लो, कहां कहां पैसा यूज होगा, कहां कहां वो पैसा की नदी फ्लो करेगी।
ये तीनों कीवर्ड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो क्वांटिटेटिव के 3 कीवर्ड क्या थे? वॉल्यूम, फिर अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट। वापस से बोलो क्या? वॉल्यूम, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट। और इसमें आते हैं अपने क्वालिटेटिव में डायरेक्शन, यूज एंड फ्लो। वो होता है ना यूज एंड थ्रो पेन्स, यूज एंड थ्रो पेन्स, यहां पे क्या बोलेंगे? यूज एंड फ्लो। डायरेक्शन, यूज एंड फ्लो, दोनों का मिलाकर मैं एग्जांपल दे देता हूं, बीच में लिख लेना। मैक्सिमम लोन 10 लाख। देश में मैक्सिमम पैसा 10 लाख बहेगा। ये कौन सा मेथड हुआ? बहेगा बोल दिए तो फ्लो हो गया। मैक्सिमम लोन देश में कितना बहेगा? 10 लाख। तो क्वांटिटेटिव हो गया ये, है ना? दिस इज क्वांटिटेटिव, दिस इज क्वांटिटेटिव। चिराग समझ में आया? याद रखोगे तो डायरेक्शन सेट नहीं किए अपने, तो ओवरऑल देख रहे हैं। अब इसमें से अपने मान लो 3 डायरेक्शन सेट सेट करते हैं। ये पकड़ लो, फार्मर्स के पास 2 लाख तक जाना चाहिए लोन, इंडस्ट्रीज के पास 6 लाख जाना चाहिए लोन, हाउसिंग के लिए 2 लाख जाना चाहिए लोन, हाउसिंग के लिए 2 लाख जाना चाहिए लोन। तो इस नदी का 3 डाइवर्जन कर दिए अपने, अलग अलग फ्लो बैठा दिए उसका। इस पार्ट को अपने क्या बोलेंगे? क्वालिटेटिव बोलेंगे इसको, यस। इसको अपने बोलेंगे बच्चों क्वालिटेटिव। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर यहां तक क्लियर था? कुछ पूछना है तो पूछ लो। चिरा की लास्ट का कहानी समझ में आया? कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का। ठीक है, मार्क कर लो बस फटाफट, एक बार आ जाओ तो उसमें। यहां तक खत्म कर देते अपने, मार्क कर लो। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, सेंट्रल बैंक क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स अप्लाई करता है टू कंट्रोल क्रेडिट। जैसा मैंने बोला, ये 2 मेथड्स है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव टॉक्स अबाउट वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या बोलेंगे हम लोग? अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट। याद है 2 कीवर्ड्स दिखाए थे, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट। यहां साइड में लिख लो वॉल्यूम। और क्वालिटेटिव किस पे फोकस करता था? डायरेक्शन के ऊपर, यहां लिख लो डायरेक्शन। इसके 2 कीवर्ड्स और क्या थे? यूज एंड फ्लो। तो यहां काट के लिख लो यूज एंड फ्लो, यहां काट के लिख लो यूज। ठीक है ना? चलो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।